नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जीके 2020 भाग 8 में जो है मिलकर के चर्चा करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए जो है हम लोग देखते हैं पहला सवाल, तोलकापियम ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो सबसे पहले जान जाइए तोलकापियम जो पुस्तक है ये कैसी है। तो तोलकापियम जो ग्रंथ है ये तमिल ग्रंथ है। ये कैसी ग्रंथ है? तमिल ग्रंथ है। और इसकी रचना कौन किया था? तो तोलकप्पियार। कौन किया था? तोलकप्पियार। तमिल ग्रंथ कौन है? जो है तोलकप्पियम। तोलकप्पियम जो है, और इसकी रचना कौन किया था? तोलकप्पियार। क्लियर मित्रों, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना? तो महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का प्रमुख बना था सुधर्मन। कौन बना? सुधर्मन। महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का प्रमुख बना सुधर्मन। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक क्या था? सिंह। महावीर स्वामी 24वें अंतिम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक क्या था? जो है सिंह था। और इनके बाद जो है संघ का प्रमुख कौन बना? सुधर्मन। महावीर स्वामी जैन धर्म जो है जैन धर्म से जुड़े 24वें तीर्थंकर थे। क्लियर मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध शासक कौन है? तो न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध शासक है जहांगीर। कौन है? जहांगीर। इसी के दरबार में जो है अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस और टॉमस मुनरो आए थे। इसी के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और टॉमस मुनरो आए थे। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसके दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। इसके दरबार का प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर। और जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार था। और तंबाकू की खेती का प्रचलन किसके काल में? तो जो है जहांगीर के काल में। इसके दरबार में कौन अंग्रेज आया था? तो कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जो है इसके दरबार में आए थे। क्लियर मित्रों, अगला सवाल, पंचशील समझौता जो है कब हुआ था? तो पंचशील समझौता 29 अप्रैल जो है 1954 में भारत और जो है चीन के मध्य हुआ था। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में। इसमें 5 जो है बातें हैं, 5 सिद्धांत थे, इसीलिए जो है इसे जो है पंचशील कहा गया। 5 शील यानी 5 नियम हैं, इसीलिए इस समझौते को जो है पंचशील कहा जाता है। और भारतीय विदेश नीति का ये आधारभूत चीज़ है। भारतीय विदेश नीति इसी पंचशील समझौते पर ही जो है आगे बढ़ी। क्लियर मित्रों, आगे अगला सवाल, वंदे मातरम का गान कांग्रेस के मंच से कब किया गया था? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर, वंदे मातरम गीत कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, उसके बाद वंदे मातरम गीत को कांग्रेस के मंच से कब गाया गया? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? रहीमतुल्लाह सयानी। कांग्रेस के मंच से पहली बार जो है ये वंदे मातरम गीत कब गाया गया? तो जो है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। और अध्यक्षता किए थे कौन? रहीमतुल्लाह सयानी। कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सयानी। 1896 कलकत्ता अधिवेशन। आगे 26वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इससे प्रिवी पर्स की समाप्ति हो गई। जो राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार जो है ये समाप्त कर दिए गए। किस संशोधन द्वारा? तो 26वां संविधान संशोधन 1971। क्लियर मित्रों, आगे अनुच्छेद 330 क्या है? तो अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में SC
और एसटी वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है जो है 26वां संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में SC ST के आरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल मित्रों, नवीन अखिल भारतीय सेवा सृजन करने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा को। अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा का ये विशेषाधिकार है नई अखिल भारतीय सेवा सृजन। और साथ ही मित्रों आप याद रखिए अभी वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो है IAS, IPS और IFS। क्लियर मित्रों? तो इसको याद रखिएगा। अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नागपुर में है। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। अगर आपसे पूछे सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में है। अगर आपसे पूछे कि जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो जो है ये बनारस में है। अगर आपसे पूछे अमौसी हवाई अड्डा या चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो लखनऊ में है। अगर आपसे पूछे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो जो है ये दिल्ली में है। क्लियर मित्रों? तो इसको जरूर याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं जो है अंधी घाटी स्थलाकृति। अंधी घाटी स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा ये बनती है और ये किस प्रदेशों में? तो कास्ट प्रदेशों, चूना प्रदेशों में बनता है। भूमिगत जल द्वारा कास्ट प्रदेशों में निर्मित स्थलाकृतियों में एक स्थलाकृति है क्या? अंधी घाटी। अन्य भी स्थलाकृतियां बनती हैं जैसे रंध्र, डोलाइन, युवाला, पोलजे, विंडो, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट। ये सारी स्थलाकृतियां आपको याद करना है और ये सारी स्थलाकृतियां जो है कहाँ बनती हैं? भूमिगत जल द्वारा। कहाँ? कास्ट प्रदेशों में या चूना वाले प्रदेशों में। क्लियर मित्रों? तो याद रखिए अंधी घाटी भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं और ये जो है कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल द्वारा, अंधी घाटी भूमिगत जल द्वारा कास्ट प्रदेशों में निर्मित स्थलाकृति है। इसके साथ साथ कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल द्वारा और कौन सी स्थलाकृति बनती है? तो रंध्र, डोलाइन, युवाला, पोलजे, बिंडो, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट। ये सारी स्थलाकृतियां भूमिगत जल द्वारा बनती हैं और कहाँ? कास्ट प्रदेशों में। क्लियर मित्रों? आगे अब हम लोग पढ़ते हैं अगला सवाल जो है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो हम दोनों क्लियर कर लेते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण में मित्रों याद रखिए चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ध्यान से समझिए मित्रों, बहुत आसान सा है, बहुत ही आसान। जब सूर्य स्थिर रहेगा, जान जाइए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण। क्या होगा? चंद्र ग्रहण। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण। फिर से समझिए मित्रों, मैं एक बार और समझाता हूं। जब सूर्य और जो है पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ध्यान से समझिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। फिर से इसको इस तरीके से समझिए और आसान। देखिए बीच में कौन आता है उससे समझिए। जब बीच में पृथ्वी आएगी, जब बीच में पृथ्वी आएगी, ध्यान दीजिएगा, जब बीच में पृथ्वी आएगी तो क्या होगा? जब बीच में पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण, और जब बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण। क्लियर मित्रों? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है
पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? तो जो है सूर्य के, हाँ अगला सवाल मित्रों जो है चंद्र ग्रहण के बाद जो है 12वां सवाल हम लोग पढ़ते हैं सूर्य के निकटतम ग्रह। तो सूर्य के निकटतम ग्रह जो है कौन सा है? बुध है। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से जो है ग्रहों का क्रम क्या है? तो याद करिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध जैसे ऐसे समझ सकते हैं मित्रों इसको, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, तो पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर? ये जो है दूरी के हिसाब से निकटतम ग्रह कौन होगा? बुध। जो है ये ग्रहों का दूरी के हिसाब से क्रम है, तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा मित्रों, इसको याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, पुष्प का मादा भाग कौन सा है? तो पुष्प का मादा भाग जायांग। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? जायांग। इसको भी समझ लीजिए मित्रों, जो है ये जैसे पुष्प जायांग है, जायांग में सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो वर्तिकाग्र। सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। बीच वाला क्या? वर्तिका। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंडाशय। क्लियर मित्रों? तो पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? जायांग। और जायांग के ये 3 खंड होते हैं। सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, उसके बाद जो है बीच वाला वर्तिका, और सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है मित्रों। क्लियर मित्रों? अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है द ऑडेसिटी ऑफ होप। द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये किसकी जो है आत्मकथा है? तो ये है बराक ओबामा। बराक ओबामा कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। बराक ओबामा कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। क्लियर मित्रों? प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। जैसे गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर? कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा। क्लियर मित्रों? याद रखिए जो है, हाँ ये जो है प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है गिब्सन सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर मित्रों? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसकी है? तो एडविन एर्नाल्ड की है। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसकी है मित्रों? तो एडविन एर्नाल्ड की। और जिसे कहते हैं, जैसे ये भी जानिए, महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। और एशिया का प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया, ये किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। और एक किताब कौन लिखा है? तो एडविन एर्नाल्ड। अगला सवाल मित्रों, शहद का प्रमुख घटक कौन है? फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक कौन है? फ्रक्टोज। साथ ही अगला सवाल, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर जो है सोमनाथ शर्मा। अभी तक कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है? तो 21 लोगों को मित्रों जो है मिला है। अभी तक कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है? तो 21 लोगों को। और प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो है ये कुमायूं रेजिमेंट के थे। ठीक है, आगे वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है? तो वैद्युत धारिता का मात्रक है फैरड। वैद्युत धारिता का मात्रक फैरड। अगला सवाल मित्रों, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक? तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। तो विद्युत धारिता का मात्रक फैरड और विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। तो ये जो है हम लोग 20 सवालों के विषय में जो है मित्रों चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सारी बातें समझ में आई होंगी। जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फारकम को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।